ये कहानी नव्या नाम की एक लड़की की है। नव्या दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो बेचारी बहुत ही गरीब थी और वो अपनी माँ गीता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। नव्या के पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ गीता के कंधों पर आ गई थी। अपना घर चलाने के लिए गीता अपने गांव के सेठ के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। गीता को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे। वही सेठ की भी एक बेटी थी जिसका नाम था रूहानी, लेकिन रूहानी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और वो बहुत ही घमंडी थी। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से गीता का तबीयत खराब हो जाता था, तब गीता अपनी जगह अपनी बेटी नव्या को सेठ के घर काम पर भेज दिया करती थी। जब एक दिन नव्या सेठ के घर काम पर गई, तब सेठ की पत्नी नव्या को देखकर कहती है, अरे नव्या, आज गीता कहाँ है? सेठानी जी, आज माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने उन्हें दवाई देकर आराम करने के लिए बोला है। इतना कहकर नव्या अपने कामों में लग जाती है, लेकिन वही दूसरी तरफ रूहानी नव्या से बहुत जला करती थी, क्योंकि नव्या रूहानी से बहुत ज्यादा सुंदर थी। रूहानी नव्या को काम करते देख मन ही मन सोचती है, अब आएगा असली मजा। आज इस दो कौड़ी की नौकरानी को सबक सिखा कर रहूंगी। अब देखना मैं माँ से कैसे इस नौकरानी को डांट लगवाती हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप? सेठानी अपनी बेटी रूहानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रूहानी के पास आती है। तभी वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये देखो ना, ये क्या हो गया मेरे इतने सुंदर लहंगे पर, और ये चाय का दाग मेरे लहंगे पर कैसे पड़ गया? वो देखो माँ, नव्या के हाथों में चाय का कप है। जरूर इस नव्या ने ही मेरे लहंगे पर चाय गिराया होगा। माँ, ये मेरे जन्मदिन का ड्रेस है, आपको तो पता है ना ये कितना महंगा लहंगा है। अरे ओ नव्या, इधर आ, तुझे तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगी। तूने मेरी बेटी के जन्मदिन का ड्रेस खराब कर दिया। तुझे पता भी है ये कितना महंगा है? लेकिन सेठानी जी, मैंने तो रूहानी दीदी के लहंगे पर कोई चाय नहीं गिराया। माँ, ये झूठ बोल रही है। आप मुझे नई ड्रेस लाकर दो, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये ड्रेस अब खराब हो चुकी है और मेरे जन्मदिन की पार्टी के बस 2 ही दिन बचे हैं और आपको इसके इस महीने की सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। रूहानी ये सब कह ही रही थी, तभी सेठ जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे, इसके इस महीने की सैलरी काटने की क्या जरूरत है? बेटी रूहानी, 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है, तो आप अपने जन्मदिन पर इससे घर के सारे काम करवाओ। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मेहमान आएंगे सबका खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुन नव्या, 2 दिन बाद मेरी बेटी रूहानी का जन्मदिन है। तू सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करेगी, और हाँ, एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? जी ठीक है सेठानी जी। उसके बाद नव्या अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर नव्या की माँ उससे कहती है, मेरी बच्ची, कल सेठ जी के घर पर इतने सारे मेहमान आएंगे। मैं सोच रही थी इतने सारे मेहमान के सामने तू कोई अच्छा सा कपड़ा पहन ले। मेहमानों के सामने पुराने कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगेगा मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हारे तो सारे कपड़े पुराने हो गए हैं और तुम्हारे पास कोई अच्छा सा लहंगा भी नहीं है। माँ, मेरे पास कोई अच्छा सा कपड़ा नहीं है जिसे मैं पहनकर रूहानी दीदी के बर्थडे पर जा सकूं। खैर, आप ये सब बातें छोड़ो, पुराने कपड़े पहनकर जाने में कौन सी बुराई है? ऐसे ही कुछ देर में रात हो जाती है। नव्या अपने आंगन में बैठी रो रही थी। तभी नव्या की नजर एक तितली पर जाती है जिसका पंख एक झाड़ी में फंस गया था और वह तितली झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। फिर नव्या उस झाड़ी के पास जाती है और बड़े ही आराम से उस तितली के पंखों को निकाल देती है। तभी वह तितली बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था और हाँ, मैं देख रही थी तुम वहाँ बैठी बहुत देर से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे बताओ, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? तुमने उदास होकर भी मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे पंखों को झाड़ियों से निकाला, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली रानी, कल सेठानी की लड़की रूहानी का जन्मदिन है
पर मेरे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी लहंगा नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए फूलों का लहंगा तैयार करती हूँ। तुम मेरे दिए हुए फूलों का लहंगा पहनकर जाना। उस लहंगे में तुम बहुत सुंदर दिखोगी। तुम रुको जरा। इतना कहते ही तितली फूल परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी से नव्या के लिए वहाँ फूलों का लहंगा प्रकट करती है। फूलों का लहंगा देखकर नव्या बहुत खुश हो जाती है और वो फूल परी से कहती है, अरे आप तो एक परी हो और आपका फूलों का लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है। इतना सुंदर फूलों का लहंगा मिलने से नव्या बहुत खुश थी। नव्या वो लहंगा लेकर अपनी माँ को दिखाती है। उसकी माँ भी फूलों का इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो नव्या से कहती है, अरे वाह नव्या, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखना, तुम ये लहंगा पहनकर पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखोगी। बेटी, अब तुम सो जाओ। अगर तुम कल सेठानी के घर लेट हो जाओगी तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है माँ, अब आप भी सो जाइए। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सो जाती है। फिर अगले दिन रूहानी का जन्मदिन आता है। रूहानी का पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। नव्या भी अपना सुंदर सा फूलों वाला लहंगा पहनकर सेठ के घर आ जाती है। वहीं रूहानी भी अपने जन्मदिन की पार्टी पर खूब सजी धजी हुई थी और अपने एक फ्रेंड रोहित से बातें कर रही थी। रोहित दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर घर से था और वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, इसलिए वो रूहानी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तभी रूहानी रोहित से कहती है, थैंक यू सो मच रोहित, जो तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आए। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कॉफी मंगवाती हूँ। अरे नव्या, तुम हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आओ। नव्या कॉफी का ट्रे लेकर वहाँ पर आती है। रूहानी का फ्रेंड रोहित बस नव्या को ही देखे जा रहा था। रूहानी पहले ही समझ चुकी थी कि रोहित का ध्यान नव्या पर है, इसीलिए वो जानबूझकर नव्या को नीचा दिखाने के लिए नव्या को आता देख रूहानी अपना पैर आगे बढ़ा देती है और नव्या कॉफी का ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग नव्या पर हंसने लगते हैं। पर रूहानी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करता हुआ रोहित उसे पहले ही देख चुका था। नव्या रूहानी को ऐसा करते हुए देख रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी बीच रोहित भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी रूहानी रोहित से कहती है, क्या हुआ रोहित, तुम ऐसे पार्टी छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और अभी तो मैंने केक भी कट नहीं किया। मैं ऐसे पार्टी में कभी नहीं रुक सकता जहाँ निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उस लड़की को जानबूझकर अपने पैरों से फंसाकर गिराया है। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और फिर रोहित गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इधर 2-3 दिन तक गीता और नव्या सेठ के घर काम पर भी नहीं आती है। नव्या उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी रोहित अपने माँ पिताजी के साथ नव्या के घर आता है और रोहित नव्या की माँ से बोलता है, आंटी जी, मेरा नाम रोहित है और मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं नव्या से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को भी साथ लेकर आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, रोहित ने जैसा नव्या के बारे में बताया था, नव्या बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमें आपसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। शादी की बातें सुनकर नव्या शर्मा जाती है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। गीता भी अपनी बेटी नव्या का इतने बड़े घर में रिश्ते की बात सुनकर बहुत खुश होती है और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही धूमधाम से नव्या और रोहित की शादी हो जाती है। नव्या की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां आ जाती है। नव्या अपने जीवन में रोहित जैसा जीवन साथी पाकर